नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार आप अपनी क्लासेस को देख रहे होंगे, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। इन्हीं 3 या 4 महीनों में हमें अपने सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है। इन सब के बावजूद फिर हमें अपने एग्ज़ाम में अपेयर होना है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास समय कम है और सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। क्लियर? सो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक को कवर किया था। उसमें 1 या 2 टॉपिक है, वो थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड है, जो वो मैं अपडेट करके फिर आपको वो क्लास प्रोवाइड करूँगा। खासकर जैसे एनर्जी वाला सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है करंट पे। तो ओवरऑल हम लोग जब करंट चीज़ अपडेट कर लेंगे फिर उस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और अब हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी हिस्ट्री। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पूरे के पूरे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा, आपको अगर नहीं पता है, जो लोग नए पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा जीएस वाले सब्जेक्ट्स में, ओके, सो हमारे यहाँ जीएस वाले सब्जेक्ट्स में ओवरऑल जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है हमारा हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा वेटेज है। देन जियोग्राफी, देन इन्वायरमेंट, एंड आफ्टर दैट साइंस। एंड इसके बाद फिर हमारा आता है पॉलिटी, एंड देन हमारा आता है इकोनॉमी। और इन्हीं के साथ में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द करंट अफेयर। क्लियर? और एक आप कह सकते हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल हिस्ट्री 20 ± 2 हमें देखने को मिलता है। जियोग्राफी हमें 15 ± 3 देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट हमें 20 ± 3 देखने को मिलता है। इन दोनों की मैं बात करूं तो लगभग ये हमको 30 नहीं, 30, लगभग 35 टू ±5, 40 के आसपास देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा भी जाता है ये। साइंस भी लगभग हमें 20 ± 2 देखने को मिलता है। पॉलिटी लगभग 15 ± 2 देखने को मिलता है। इकोनॉमी 13 ± 2 देखने को मिलता है। देन करंट अफेयर हमें कितना, लगभग 20 ± 3 देखने को मिलता है। यूपी स्पेशल भी लगभग ओवरऑल 10 ±3 तक देखने को मिलता है। और इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं मैथ को लेकर के, मैथ या करंट अफेयर वाला, करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल। सो मैथ और रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग ये कंफर्म है कि लगभग 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलता है। तो अब जब हम ध्यान से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन्वायरमेंट रीजन पे है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो हिस्ट्री में भी हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने हिस्ट्री को नहीं तैयार किया तो आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप हिस्ट्री के सवाल को कहीं और बैकअप ले पाएँ। ठीक, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये 4 तो तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि लगभग 20, 40 और 40, 80, 140 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और आपका करंट अफेयर यानी 100, लगभग 100 से 105 क्वेश्चन आपके कहाँ से, इन 5 टॉपिक से देखने को मिलते हैं। सो आप इन्हें छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो मतलब ये है कि आप अपने आप को एग्ज़ाम से बाहर करके चल रहे हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं। सो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँ आपका एंशिएंट प्लस मेडाइवल और मॉडर्न,
मॉडर्न से एन एवरेज हमें 10 प्लस माइनस 2 लगभग 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलता है। वहीं एंशिएंट और मेडाइवल को मिला करके लगभग हमें 8 से प्लस माइनस 2 के आसपास देखने को मिलता है। और ये जो एंशिएंट और मेडाइवल वाला है, मैं मान के चलता हूँ कि 10 के आसपास देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, तो वो आर्ट एंड कल्चर का होता है। क्लियर? ये आप करने में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं, बट एंशिएंट और मेडाइवल के प्रश्न इतने डेप्थ में आते हैं कि शायद हम उन्हें इतने आसानी से नहीं कर पाते। क्लियर है? सो मेरे दोस्त, हम मॉडर्न एक तरीके से तैयार कर सकते हैं एंशिएंट और मेडाइवल के कंपैरिजन में। अब अगर एक बार हम ये देख लें कि हमें यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अपेक्षाकृत ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? एंशिएंट और मेडाइवल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें प्रश्न कहाँ से देखने को मिलते हैं, हम वो एक बार लिखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ठीक? पहला टॉपिक हमें देखने को यहाँ पे मिलता है क्या, दैट इज पहला है हमारा हड़प्पा। मैं पाषाण ले लेता हूँ, पाषाण से। ठीक? दूसरा हड़प्पा, वैदिक। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। रीज़न ये है, आपने अगर हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, इंटर का एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन का दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया है, तो आप अगर एक दिन 2 दिन स्कूल गए हैं तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फाइनली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। 2 दिन जाके आपका हाई स्कूल नहीं निकला था, 2 दिन जा कर के आपका इंटर नहीं निकला। तो हमें 1 या 2 दिन में तैयारी करके हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लगातार लगना पड़ेगा, और वो भी एक प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर अप्रोच के साथ लगना पड़ेगा। हमारे पास 3 टॉपिक हो गए, पाषाण, हड़प्पा और वैदिक। देन इसी के जस्ट बाद में हमारा आता है धर्म सुधार। और धर्म सुधार के साथ ही में यहीं पे चाहिए, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, 16 महाजनपद। ठीक है? 16 महाजनपद के जस्ट बाद में हमें पढ़ने को मिलता है मौर्यकाल। कौन सा नंबर ये हमारा है, 6ठा। मौर्य। देन 7वें पे मौर्योत्तर। देन गुप्त। और 9वें पे गुप्तोत्तर। ठीक है? फिर हमें 10वें नंबर पे देखने को मिलता है राजपूत काल। राजपूत कालों के साथ में फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस्लामी आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण। फिर यहीं से हमारा शुरू होगा नंबर 12, दिल्ली साम्राज्य। 13 पे मुगल काल। 14 नंबर पे धर्म सुधार या सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। इसके बाद में फिर हम देखते हैं ब्रिटिश आक्रमण। ब्रिटिश आक्रमण। क्लियर? इतना हम देखते हैं। फिर यहीं से बाद में हम आएंगे अपने आधुनिक भारत पर। आधुनिक का मतलब ये नहीं कि यहीं से हमारा आधुनिक का शुरुआत कैसे होगा, हम यहाँ से लगभग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे।
क्लियर। आधुनिक में हमें बहुत ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, मेन सरदर्दी हमारा कहाँ पर है, एंशिएंट और मिडाइवल में। क्लियर। इसके बाद में थोड़ा सा अगर मैं आपसे आर्ट एंड कल्चर की भी बात करूँ, कला एवं संस्कृति में हमें क्या देखने को मिलता है, तो नंबर 1 स्थापत्य, नंबर 2 मूर्तिकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, देन संगीत कला। इतनी चीज़ें हमें आर्ट एंड कल्चर में देखना है। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि हमें कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से हम लोग गलती करते हैं और क्या हमारा नहीं तैयार होता। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छा है तो मान के चलिए कि आप चीज़ों को टैकल भी बहुत अच्छे से करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता भी हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में कि आप इसलिए नहीं फेल होते हैं कि आपकी तैयारी कम है या आपने कम पढ़ा लिखा है या आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। आप इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी। ठीक। फेलियर इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ पुअर विल पावर, इट इज़ रिजल्ट ऑफ पुअर स्ट्रेटजी। कहने का सेंस ये है कि फेलियर पुअर वेल स्ट्रेंथ विल पावर का नहीं है। फेलियर किसकी वजह से है, वो हमारी स्ट्रेटजी की वजह से है। हमारी स्ट्रेटजी अच्छी है तो हम सक्सेस हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा करते हैं, और अगर हमारी स्ट्रेटजी नहीं अच्छी है तो हम इन कंपेरिजन अच्छा नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको याद होगा कि बाबर ने जब पहली बार भारत में आक्रमण किया तो पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत के अगर आप युद्ध को देखेंगे तो बाबर ने वहाँ पे तुगलमा रूमी पद्धति को यूज़ किया था। तुगलमा रूमी है क्या, ये हम आएंगे अपने जब मुग़ल काल में तब देख लेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि वो एक स्ट्रेटजी थी, वॉरफेयर था। तो वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी रही है उसकी वजह से वह पानीपत युद्ध विजय किया और भारत में एक साम्राज्य को हटा करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। और सिर्फ पानीपत ही नहीं, उसने बैक टू बैक कई सारे युद्ध किए। पानीपत का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया। वो भाई 1526 से लेकर 1529 से 2829 तक हमारे यहाँ रहा है, और बैक टू बैक उसने 4 सालों में 4 युद्ध लड़े, और चारों हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी है, महत्वपूर्ण भी है। और उन 4 के चारों युद्धों में बाबर विजय हुआ है। क्या बाबर की बड़ी मिलिट्री थी, तो ऐसा नहीं है, बाबर की मिलिट्री बहुत बड़ी नहीं थी, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। इवन आप मंगोलिया का चंगेज़ खान को ले लीजिए, क्या चंगेज़ खान के पास बहुत बड़ी आर्मी या बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं थी, छोटी हाइट का व्यक्ति था चंगेज़ खान, लेकिन अटैक करने में ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रखता था, और अपने समकालीन पूरे विश्व में उसका भय व्याप्त था चंगेज़ खान का। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये कि हमारी स्ट्रेटजी पता हो, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो नब्ज़ पता हो, तो यकीन हम अच्छा कर लेंगे। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पाषाण काल की बात करूं, तो पाषाण काल में अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे PYQ को भी, या एक ट्रेंड एनालिसिस, तो पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इनके स्थल को लेके पूछे गए हैं। समझ में आपको आना है? स्थल का मतलब जैसे नौदा टोली है, सराय नाहरगढ़ है, मैदहा है, दमदमा है, ये सब कहाँ पर है? क्या कहते हैं, आप गुफकराल को ले लीजिए, ये कहाँ पर है? और अगर गुफकराल है तो वहाँ से क्या मिला है, नौदा टोली से क्या मिला है, संस्कृति है, चाहे वो सूथी कल्चर हो, मालवा कल्चर हो, इन कल्चरों में क्या विशेषता रहा है, हैंडक्स कहाँ से मिला है, चापर चाबिंग पेबुल कहाँ से मिला है, और ये किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं हमारे, इनके स्थल और उस स्थल से क्या मिला है, उन स्थल से क्या मिला है, बस ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो इतिहास के जानने के स्रोत को हम आज देख के चलेंगे। क्लियर। सेम है जब हम हड़प्पा पे आते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं हड़प्पा को लेकर के, तो हड़प्पा में भी डिफरेंट स्थल है, और उस स्थल से क्या मिला है। जैसे सिंधु से क्या मिला है,
हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, चुनहुदड़ो से क्या मिला है। तो इन चीज़ों से क्या क्या मिला है, जैसे कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धान की भूसी कहाँ से मिला है, ओवरऑल साल ओढ़े हुए जो हमारे यहाँ पे आदि शिव को दिखाया गया है वो कहाँ से मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, हमारे जो यहाँ पे पोर्ट था बंदरगाह था वो कहाँ से मिले हैं, उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर हमें कहाँ से क्या मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हड़प्पा में। हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था ये इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी ये इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा किस प्रकार की मतलब संस्था संकल्पना रही है, मातृ सत्तात्मक रही है, पितृ सत्तात्मक रही है, देवताओं को लेकर क्या संकल्पना रही है, पूजा पद्धति को लेकर क्या संकल्पना रही है, साथ ही में जो शवाधान रहा है वो कैसा रहा है, क्या पूर्ण आंशिक पूर्ण शवाधान था, आंशिक शवाधान था, या मैं यूँ कहूँ तो पूर्ण आंशिक दोनों तौर पे हमें या अग्निदाह संस्कार किस प्रकार के समाधान वहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर कहीं पे कुछ कब्रों के पास में या कुछ अस्थियों के पास में कुछ वस्तुएं मिली हैं तो उन वस्तुओं को लेकर क्या प्रयोग थी, क्या मान्यताएं थी, ये भी हमें जानना, देखना और समझना चाहिए। हड़प्पा में सिर्फ यही प्रश्न बने हैं कहाँ से क्या मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हम देखते हैं कि कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो इससे पहले हम लोग मेहरगढ़ मानते थे कि लगभग 7 से और 8000 BC, लगभग 8000 और 7000 BC के आसपास मेहरगढ़ में पहली बार हमें कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं। लेकिन रिसेंटली में उत्खनन के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का लहुरा देवा, वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी कृषि के साक्ष्य मिले हैं और वो कब के हैं, वो 9000 BC के हैं। तो अब मैटर करता है कि अगर कृषि के साक्ष्य आपसे पूछे जाएँ तो मेहरगढ़ नहीं है, वो संत कबीर नगर का लहुरा देवा है। क्लियर। तो इस तरीके से ओवरऑल हमें थोड़ा सा जानना और समझने की ज़रूरत है। अब अगर मैं वैदिक की बात करूँ तो वैदिक में हम पहली बार तो एक देखते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरा देखते हैं उत्तर वैदिक काल। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 वेद लिखे हैं। ठीक, 4 वेद हमने लिखे हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं, शब्दावली को लेकर के। ठीक, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली को लेकर के प्रश्न बने हैं। जैसे वैदिक सभ्यता कैसी संस्था रही है, ऋग्वेद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में किस चीज़ों का उल्लेख कितनी बार आया है, ऋग्वेद में या वैदिक सभ्यता में गाय को लेके क्या कहा गया है, सभा को लेके क्या कहा गया है, संस्थाएं कैसी थी, महिलाओं को क्या शिक्षा का अधिकार था तो वो कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं, यहाँ पे का टैक्स को लेकर के क्या देखने को मिलता है, करेंसी या मुद्रा को लेके क्या देखने को मिलता है, निषक क्या था, कहीं पे मुद्रा वाइन के तौर पे आया है और कहीं पर निषक एक आभूषण के तौर पर आया है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो टर्म्स हैं उन शब्दों का मतलब क्या है, हमने पाषाण और हड़प्पा में शब्द का मतलब नहीं देखा है, हमने देखा है कौन से स्थल से क्या मिला है। ठीक, कौन सी लौह सभ्यता रही है, कौन सी एक तरीके से कांस्य सभ्यता रही है, कहाँ पे कृषि आया, कहाँ पे पशुपालन आया है, उस आधार पे हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे देखा। बट वैदिक में हमें सिर्फ शब्दों का अर्थ जानना है और यहाँ पे हमें ठीक ठाक शब्दावलियाँ देखने को मिलती हैं। यहीं पे आपको ब्राह्मण ग्रंथ जानना है, अरण्यक जानना है, उपवेद जानना है, उपनिषद जानना है, ब्राह्मण ग्रंथ जानना है, कौन सा किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा किसका उपनिषद है, किस उपनिषद में क्या कहा गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद में है या कहाँ मेंशन किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, जो हमारे यहाँ चतुष्वर्णीय व्यवस्था है जाति धर्म को लेकर के वो कहाँ पे मेंशन है, इन सब को लेकर के हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है। क्लियर। बाकी जब हम अपने उत्तर वैदिक में आएंगे तो उत्तर वैदिक में हम तीनों वेद को देखते हैं, ऋग्वेद को छोड़ करके। उन 3 वेदों में कौन सा गद्य में लिखा है, कौन सा पद्य में लिखा है, गद्य पद्य दोनों में कौन सा लिखा है, ऋग्वेद में किन चीज़ों को बताया गया है, यजुर्वेद को पर्टिकुलर किस टॉपिक को लेकर मेंशन है, अथर्ववेद को किस लेकर के कहा गया है, सामवेद को लेकर किस चीज़ को लेकर, उनके उपवेद कौन कौन से हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके अन्य अगर कोई चीज़ इक्विवेलेंट है तो वो कैसा, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
क्लियर। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से अब आपको पढ़ने में आसानी होगी कि यहाँ से हमें किस प्रकार से पढ़ना है। और अगर आप इस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे बट आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सेम उसी तरीके से कि आप कर रहे हैं जेईई की तैयारी और सिलेबस पढ़ रहे हैं नीट का, कभी नहीं निकलेगा। आप 24 घंटे नहीं 48 घंटे पढ़ा लिए, नहीं निकलेगा, क्योंकि आप गलत दिशा में हैं। एक बात याद रखिएगा, हमें क्या पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें सही हैं वो पढ़ना है, जो नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं अपने धर्म सुधार पर। धर्म सुधार पे हमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना है। एक तो हमें देखना है बौद्ध धर्म, दूसरा हमें देखना है जैन धर्म, तीसरा आजीवक, और इसी के साथ में अन्य। इन सब के सब में हमें 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा देखना है, और ये यहाँ से हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। डाइवर्सिफाइड कहने का सेंस, बौद्ध धर्म से संबंधित जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो जानना है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ हुई हैं वो जानना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से कहाँ भिन्न है ये जानना है, और बौद्ध और जैन में क्या समानता है ये जानना है। आजीवक संप्रदाय बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं है, क्योंकि ये अतिवाद एक तरीके से बातों को एक्सेप्ट करता था, मानता था, इसीलिए आजीवक संप्रदाय बहुत दिन तक नहीं चला। अन्य संप्रदायों में हम भागवत धर्म देखेंगे, शाक्त धर्म देखेंगे, शैव संप्रदाय देखेंगे, कपालिक को देखेंगे, ये सारे अन्य में आ जाएंगे, जहाँ पर हम तथ्यात्मक चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा किसका भाग है, कौन किसके अंतर्गत आता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। 16 महाजनपद में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस उन महाजनपदों का हमें राज्य जानना है और उनकी राजधानी जानना है। ठीक, ये चीज़ें हमें याद हो तो वेल एंड गुड है। अगर हो सके तो वहाँ का राजा कौन था ये आप थोड़ा जानिए, अदरवाइज़ बहुत ज़रूरी नहीं है। बट इनसे जो प्रश्न आए हैं वो राज्य और राजधानी को लेकर के ही आए हैं। एक चीज़ और, ये जो 16 महाजनपद हैं, अगर इन महाजनपदों का कोई एक विशेष चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मगध है तो मगध का कोई विशेष हो तो एक बार देख लीजिएगा। मगध के बाद ही में अगर मान लीजिए चंपा है तो उसका कोई विशेष है, जैसे शुक्तिमती है उसका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो देख लीजिएगा। जैसे शुक्तिमती जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मोतियों के लिए फेमस था, तो उसी प्रकार से कौन सा महाजनपद किस चीज़ के लिए फेमस था, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं करा दूँगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर हम मौर्य को आएंगे, और मौर्यों में अगर आप ढंग से देखेंगे तो मौर्य का जो कला पक्ष है, आर्ट पक्ष है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसी में जैसे अशोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अशोक के अभिलेख से बहुत प्रश्न बने हैं और बैक टू बैक बनते हैं। यहीं पे आपको अशोक के अभिलेख के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य को देखना होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को आप ले लीजिए, उसका पौत्र दशरथ, सॉरी अशोक का पौत्र दशरथ, उससे प्रश्न बने हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के जस्ट बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ, यही 3 महत्वपूर्ण शासक माने गए हैं। हालांकि एक व्यक्ति और बीच में आया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और अशोक से पहले। क्लियर है, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, जैसे अगर आप मौर्यों की बात करेंगे तो मौर्य काल में जो उनका प्रशासनिक शब्दावलियाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूँ कि प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, सेनापति को क्या कहा जाता था, जो जंगल का व्यक्ति है अध्यक्ष उसे क्या कहा जाता था, या यूँ कहूँ तो जो पूरी की पूरी भूमि या खेत का मालिक होता था उसको क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष किसके लिए उपयोग किया गया, लवना अध्यक्ष किसके लिए उपयोग किया गया है। ये टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछी गई है मैचिंग कराने को लेकर के। क्लियर है, यहीं पे हमें थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाला रीज़न देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी अशोक की बात होगी तो अशोक ने कई प्रकार के स्तूपों का निर्माण करवाया था, कई प्रकार से एक तरीके से आप देखेंगे तो गुफाओं का निर्माण करवाया है जो आजीवक संप्रदाय को दान किया हुआ है। वहीं पे अगर मैं स्तूपों की बात करूं तो माना जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो वो स्तूप कहाँ कहाँ पर हैं ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। और अशोक की जैसे धामे की स्तूप कहाँ है, सारनाथ स्तूप कहाँ है, इसी के साथ में अन्य स्तूपों को भी हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। सांची का स्तूप कहाँ है, बड़ाहूत कहाँ पर है, अमरावती कहाँ पर है, ये सारे स्तूप हमें जानने की ज़रूरत है। सांची किस आर्किटेक्चर पे है, बड़ाहूत किस आर्किटेक्चर पे है, ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो अगर ओवरऑल ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ से हम चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं और हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ, जब हम आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे तो स्थापत्य कला के तहत भी हम मंदिर स्थापत्य को देखेंगे, मूर्ति स्थापत्य को भी देख लेंगे और साथ ही में मूर्ति कला में मूर्ति को देखेंगे और चैत्य और विहार और स्तूप, ये सब के सब हम देख के चलेंगे। तो मौर्यों में हमें इन चीज़ों की जानने की ज़रूरत होती है। फिर जब हम मौर्योत्तर में आते हैं तो मौर्योत्तर में यहाँ पर हमें विदेशी विवरण देखने को मिलता है और पहली बार भारत में क्या हो रहा है, विदेशी आक्रमण हो रहा है। कैसे विदेशी आक्रमण हुआ है, तो आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों में सबसे सशक्त कौन सा था, वो था मगध। मगध के बाद में सबसे अंत में वहाँ पे एक आया था नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद के ही समकालीन एक विदेशी व्यक्ति था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट करिएगा किस नाम से जानते हैं। और उसी ने भारत में अटैक किया, या पूरा का पूरा विश्व विजेता को एक तरीके से वो विश्व को विजय करना चाहता था। विश्व विजय करने के साथ ही में वो कहाँ का है, तो वो यूनान का व्यक्ति था। वो धीरे धीरे भारत की ओर आगे बढ़ता है और भारत में हमारे यहाँ पौरस से युद्ध करता है, पौरस को पराजित करता है और अपनी विजय को आगे बढ़ाता है। वहीं पर वो थोड़ा सा हमारे यहाँ सिंधु नदी या झेलम नदी को नहीं पार कर पाता, और पार न करने की वजह से वापस लौट जाता। तो वो व्यक्ति किसके समकालीन था, घनानंद के समकालीन था। ठीक है, अब वो व्यक्ति घनानंद के समकालीन था और इधर से हमारे यहाँ चाणक्य महाराज किसको लेके उभर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के उभर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य लेकर के उभर रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन समकालीन है, घनानंद है। और घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया, घनानंद को हराया, और उसी नंद वंश के साम्राज्य पे मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो जिस प्रकार से आप ओवरऑल देखेंगे कि घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है, उसी प्रकार जैसे जैसे टाइम बीत रहा था यूनान में भी शक्तियाँ बढ़ रही थी। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर किसका, मतलब एक तरीके से उत्तराधिकारी था, तो सिकंदर का था। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके 4 प्रांत को ले लिए थे, हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। ये 4 ले लिए, हेरात, काबुल, कंधार और मकरान। तो जो भारत वाली सीमा है जो आज आप ये देखते हैं, दरअसल ये हो गई थी हमारी प्राचीन भारत, ये हमारा मौर्य साम्राज्य था। ऐसे माना जाता है हेरात, काबुल, कंधार और मकरान। ठीक, ये पूरा का पूरा यहीं पे आपको तक्षशिला वाला देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य था। पहले ये किसके अधीन था, तो ये सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। और अब किसके अधीन आ गया है, मौर्यों के अधीन आ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया क्या, सेल्यूकस निकेटर की मतलब पुत्री थी शायद, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसका नाम था हेलेना, और हेलेना से शादी भी कर लिया। तो ओवरऑल चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वैवाहिक संबंध किससे स्थापित कर दिए, यूनानियों से। अब धीरे 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 जैसे मौर्य साम्राज्य कमज़ोर होने लगा, वहीं पे फिर हुआ विदेशों में जो हिंद यूनानी थे उन्होंने कहा भैया भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही है और अब इधर से अटैक किया जाए, या इधर से फिर से प्रारंभ किया जाए आक्रमण करना। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे ओवरऑल कमज़ोर हुआ है मौर्य प्रशासन, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए। और विदेशियों आक्रमणों का जो आने का सीक्वेंस रहा है, सबसे पहले हिंद यूनानी आए हैं, फिर शक आए हैं, फिर पहलव आए हैं, और फिर कुषाण आए हैं। ये हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुए हैं। वहीं पर दक्षिण भारत में हमारे यहाँ कुछ देसी आक्रमण का मतलब है देसी राजवाड़े उभर रहे थे। उसमें कौन सा था, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सातवाहन, जस्ट उसी के पैरेलल उभरते हुए देखने को मिले। सातवाहन आपको देखने को मिलेंगे, कर्णव वंश आपको देखने को मिलेगा। इस सब के सब कैसे दक्षिण भारत पे उभर रहे थे। तो जैसे जैसे हमारा मौर्य वंश कमज़ोर हुआ, हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए। और विदेशी आक्रमणों में हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण आए, और इनके आने से हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत बदली। इन्हीं के आने पे भारत में आप देखोगे तो नाटक वाली प्रथा प्रारंभ हुई है, नाटक में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई है। विदेशों के नए नए मार्ग ओपन किए गए व्यापार करने के लिए। भारत में जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से यूनानी देवता हैं, हिंद यूनानी के, उनके देवता अपोलो की भांति पहली बार महात्मा बुद्ध का मूर्ति एक तरीके से आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, मूर्ति निर्माण देखने को मिला। यही रीज़न है जब हम मूर्तिकला पढ़ते हैं तो गंधार, मथुरा और अमरावती देखते हैं, और मथुरा मूर्तिकला
इन कंपेरिजन में गंधार मूर्ति कला से अगेंस्ट है, क्योंकि जो गंधार मूर्ति कला है, गंधार मूर्ति कला किस पर डिपेंड है, यूनानी देवता अपोलो या यूनानी मूर्ति कला पे बनाया गया है। वहीं पे मथुरा मूर्ति कला में हमारे स्थानीय देवी देवताओं की संकल्पना के आधार पर बनाया गया है। क्लियर। तो जो मौर्योत्तर काल हमें देखने को मिलता है, इन विदेशी आक्रमणों को देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको जान के और भी हैरानी हो कि विदेशियों के आने में हमारे यहाँ नित्य नवीन चीज़ों में परिवर्तन हुआ। जैसे जब हिंद यूनानी हमारे यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए हैं। जब शक हमारे यहाँ पर आए हैं तो शकों के आने से हमारे यहाँ पे तेज घुड़सवारी वाली प्रक्रिया परंपरा आई है। कुषाणों के आने पे हमारे यहाँ पे धार्मिक चीज़ें बनी हैं। राजा महाराजा, राजा रानियों के कुल देवी देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ में कुषाणों के आने पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शुद्धतम पैमाने पे सोने के सिक्के जारी किए गए। तो इनका जो इम्पैक्ट रहा है वो पड़ा है हमारी हिस्ट्री में। यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। गुप्त में भी क्या हुआ है, तो गुप्त में जो चीज़ें हम मौर्य में पढ़ेंगे वही चीज़ सेम पैटर्न हम गुप्त में फॉलो करेंगे, और जो चीज़ें हमने मौर्योत्तर में देखा है सेम पैटर्न हम गुप्तोत्तर में फॉलो करेंगे। लेकिन गुप्तोत्तर में हमारा पूरा का पूरा फोकस सबसे ज़्यादा किस पे होता है, वर्धन वंश पे होता है। वर्धन वंश कहने का मतलब है हर्षवर्धन पर होता है, और यहीं पे कुछ छोटे छोटे शासक हैं, उनसे भी हमें देखने को मिल जाता है। उनके साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, यहाँ का सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है, धार्मिक व्यवस्था कैसी रही है, यहाँ की करेंसी मुद्रा कैसा रहा है, यहाँ पे महिलाओं की स्थितियाँ कैसी रही हैं, यहाँ का साहित्य कैसा रहा है, यहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा रहा है। क्योंकि गुप्त काल आप देखेंगे तो यहीं पे आपको आर्यभट्ट देखने को मिलेंगे, यहीं पे आपके भारवी, वरुचि, कालिदास जैसे लोग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से 8 जो विद्वान हैं उन विद्वानों की संकल्पना भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्या है, वो है कला पक्ष। ठीक है, इन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राजपूत काल में कुछ नहीं पढ़ना है। राजपूत काल में एक चीज़ कि वो राज्य कौन सा है और उस राज्य का प्रशासक या वहाँ का शासक कौन है, और इस शासक ने स्थापना किसकी की, क्या किया है स्थापना। जैसे पाल वंश की स्थापना किसने की, पाल वंश की राजधानी क्या थी, या चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, परमार वंश का संस्थापक कौन था, परमार की राजधानी क्या थी। इसी के बाद में अगर आप राष्ट्रकूट को देखेंगे तो राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग ले रहा है, राष्ट्रकूट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पाल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में जब हम मुस्लिम आक्रमण में आते हैं तो मुस्लिम आक्रमण में हमें 2 चीज़ देखना है। एक देखना है गजनवी को, और दूसरा हमें देखना है गौरी को। ये दोनों व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। जब ये दोनों व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, और कार्य उन्होंने किया क्या, सिर्फ एक चीज़ किया, और वो था युद्ध और लूटपाट। हमें ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे कैसी घटनाएं घटित हो रही थी। क्लियर। इसके बाद फिर जब हम दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली और मुग़ल, इन दोनों का पढ़ने का तरीका सेम है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्थापत्य, यहाँ का समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की शब्दावलियाँ, और यहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं घटी। अगर हम दिल्ली साम्राज्य को देखते हैं तो दिल्ली साम्राज्य ओवरऑल 1209 से लेकर के 1526 तक रहा है। क्लियर। और 1209 से लेकर के 1526 तक रहा है तो बहुत बड़ा टाइम होराइजन है। मान के चलिए कि 1200 से 15 यानी 12 और 3 15 यानी 1526 लगभग, मान के चलिए कि 330 या 325 साल के आसपास। ठीक, अमूमन 325 सवा 300 साल, सवा 300 साल तक अगर किसी साम्राज्य ने शासन किया है तो वो कम टाइम नहीं होता है वहाँ पे विकास गतिविधियों को देखने के लिए। एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगा कि भारत में आक्रमण करने पे जब इस्लामिक आक्रमण हुआ है तो नई परंपरा का जन्म हुआ, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इंडो इस्लामिक कल्चर में क्या क्या हुआ है, किन चीज़ों में बदलाव हुआ, किन चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया, वो हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे हमारे आर्किटेक्चर में परिवर्तन हुआ है, हमारे यहाँ के संगीत कला में परिवर्तन हुआ है। अभी तक हम लोग सूफीज़म पे नहीं आए थे, सिर्फ हम लोग भक्ति या धार्मिक चीज़ों में थे। यहाँ से हमें सूफीज़म देखने को मिलेगा, यहीं पे हमें कव्वाली देखने को मिल जाएगी। आर्किटेक्चर पे अगर हम जाएंगे तो आर्किटेक्चर पे हमें गुंबद पैटर्न को देखने को मिलेगा, सहतीर और मेहराब देखने को मिलेगा।
वहीं पे अगर हम किस्सा सिंचाई परियोजनाओं में देखेंगे तो हमें अर्घट प्रणाली देखने को मिलेगा। तो बहुत परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन क्या है वो हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। इसी के बाद ही में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए दिल्ली में भी 5 साम्राज्य हैं। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? जैसे गुलाम वंश में आएंगे तो गुलाम वंश में मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, इल्तुतमिश आएगा, रजिया आएगा, बलबन आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद में देखिए हमें सब नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। पता चलता है हम सब पढ़ डाले, प्रश्न कहीं से फंसा नहीं, क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हैं। ये हो गया गुलाम। गुलाम के वंश के बाद में आता है खिलजी। खिलजी में बस एक ही को पढ़ना है, एक ही है अलाउद्दीन खिलजी, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, उसके नित्य नवीन परियोजनाओं को पढ़ना है, उसके कार्य प्रशासन प्रणाली कैसी रही है, विचारधारा क्या रहा है, ये जानना है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश। अब आता है तुगलक वंश। तो तुगलक में हमें गयासुद्दीन तुगलक को देखना है और फिरोज शाह तुगलक को देखना है। बस इन दोनों को देखने के बाद में हमें एक और है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को देखना है। इन 3 के सिवा हमें किसी को नहीं देखना। सैयद में हमें कुछ नहीं देखना। लोधी में बस हमें थोड़ा सा सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी को देखना है, क्योंकि इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी का इम्पॉर्टेंट है लोधी काल में, क्योंकि लोधियों का काल जो रहा है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहा है मकबरों के लिए। ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद फिर हम आ जाते हैं किस पे, दिल्ली मुग़ल में। और मुग़ल में आप देखेंगे कि पानीपत का युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद में मुग़ल साम्राज्य का नींव पड़ जाता है। तो ओवरऑल फिर हम आते हैं मुग़ल काल में। तो मुग़ल में बाबर को हमें देखना है, हुमायूं को देखना है, शेरशाह सूरी को देखना है। इसी के बाद में फिर हम अकबर को देखते हैं, जहांगीर को देखते हैं, शाहजहाँ को देखते हैं, औरंगजेब को देखते हैं। और फिर औरंगजेब के जस्ट बाद में उसके उत्तराधिकारियों को देखने के बाद में हम लोग अब पूरा का पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ठीक। फिर आता है कि अभी इनका जो प्रशासन वाला टर्म्स है वो हमें जानना है, शब्दावलियाँ जानना है। अकबर का काल, जैसे मान के चलते हैं कि अकबर का काल किसके लिए रहा है, साहित्य का काल माना जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो साहित्यों का कैसे निर्माण हुआ है, अकबर की एक प्रकार से मनसबदारी प्रणाली कैसी थी, जब्ती कर क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। अकबर की जो धर्म सुधार पॉलिसीज़ रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। साथ ही में जब हम आते हैं जहांगीर पे, तो जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा एक तरीके से शौकीन माना जाता है। उसके काल में चित्रकला एक ठीक ठाक लेवल पे रही है। शाहजहाँ का काल स्थापत्य के लिए हम देखते हैं, वहाँ से स्थापत्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रकला जहांगीर से पूछे जाते हैं। साहित्य को लेकर के अकबर से पूछे जाते हैं। और इब्राहिम लोदी शेरशाह सूरी का पूरा प्रशासन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति आया है। फिर अकबर की, अगर मैं बाबर की बात करूँ हुमायूं, तो बाबर और हुमायूं के युद्ध इंपॉर्टेंट है। फिर आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब से स्थितियाँ बदलने लगी थी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि औरंगजेब का दारा सिकोह के साथ या उसका खुद के भाइयों के साथ में कैसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इतना हम पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए हमारा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सूफीज़म में एक अलग का ही टॉपिक है, डजेंट मैटर। फिर हमारा आता है ब्रिटिश आक्रमण। देखिएगा, ब्रिटिश आक्रमण में हमें सच ये नहीं पढ़ना कि ब्रिटिश ने क्या किया, हमें ये पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हुई तो स्थापित होने के साथ में किस विचारधारा पे काम करना प्रारंभ किया और किस प्रकार से एक व्यापार करने वाली कंपनी भारत में इतने बड़े नेटवर्क को स्थापित करती है और भारत पे आक्रमण करते हुए भारत के एक एक क्षेत्र को विजय करके 200 सालों तक राज करती है। तो हमें ब्रिटिश की पॉलिसीज़ जानने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे वो देखना है। जैसे अगर आप देखेंगे ब्रिटिश का आक्रमण युद्ध किससे हुआ है, तो एक तो हमें देखना है थोड़ा बहुत मराठा के साथ में, इम्पॉर्टेंट है। मराठा के बाद में हमें देखना है मैसूर के साथ में। मैसूर के बाद फिर हमें देखना है बंगाल, ये इम्पॉर्टेंट रीजन है। और बंगाल के बाद में ये 3 तो मुख्य हैं, ये हमें जानना ही जानना है, मराठा, मैसूर और बंगाल। अफ़गान थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, बट सच एज अफ़गान हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। बट मराठा, मैसूर और बंगाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर बंगाल इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे कि ओवरऑल एक हुआ है प्लासी और दूसरा आपको देखने को मिलता है बक्सर। ठीक, प्लासी और बक्सर से ही अंग्रेज भारत में अपनी कदम जमा चुके थे। प्लासी कब हुआ है तो आपको पता होगा कि ये लगभग 1756 के आसपास हुआ है और ये ओवरऑल 1764 या 65 के आसपास हुआ है। क्लियर।
तो इसके बाद से लेकर के भारत की पॉलिसीज़ बदली हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में ओवरऑल अंग्रेज विजय के यहाँ विजय होने के बाद में यहीं पे उन्होंने अपनी द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया है, यहीं पे अवध को बफर स्टेट बनाया है, लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म करने में ही रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस्तेमारी व्यवस्थाओं को लागू किया गया और धीरे धीरे फिर यहीं से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इसी के जस्ट बाद हम कहाँ पर आते हैं, अपने आधुनिक भारत पे एंट्री करते हैं। क्लियर? तो आधुनिक भारत को एंट्री करने से पहले हम थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को देख लेंगे। जब हम स्थापत्य को देखते हैं तो स्थापत्य में हमें क्या देखना है, मंदिर स्थापत्य, स्तूप स्थापत्य और चैत्य। ये 3 चीज़ें हमें किसके अंतर्गत देखना है, स्थापत्य कला में देखना है। मंदिर में भी हमें 3 देखना है। मंदिर में एक हमें देखना है नागर शैली, एक हमें देखना है द्रविड़ शैली और एक हमें क्या देखना है, बेसर शैली। स्तूप, डिफरेंट स्तूप और डिफरेंट चैत्य हमें देखना है। मूर्ति कला में हमें क्या क्या देखना है, तो मूर्ति में हमें देखना है गंधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और साथ ही में अमरावती। ये हमें देखने की ज़रूरत है। चित्रकला डिफरेंट टाइम की है तो डिफरेंट हम टाइम की देखेंगे। जैसे हड़प्पा काल में चित्रकला कैसी रही है, जैसे भीमबेटका वाली गुफा देखेंगे तो वहाँ पे चित्रकला कैसी रही है, अजंता एलोरा में चित्रकला कैसी रही है। इसी के बाद और आगे बढ़ेंगे तो गुप्तों में हमारी चित्रकला कैसे डेवलप हुई है, मुगल काल में चित्रकला कैसी हुई है, राजस्थानी में चित्रकला कैसी हुई है, बनी ठनी क्या है, क्या कहते हैं, बनी ठनी चित्रकला कैसी है, ये मंजूसा चित्रकला कैसी है। इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ हम अपनी चित्रकला में देखेंगे। संगीत कला में बस एक चीज़ देखेंगे कि किस व्यक्ति का संबंध किससे है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि शिव कुमार का संबंध किससे है, पंडित यशराज का संबंध किससे, या किस घराने से हम किससे संबंधित हैं, बस ये इम्पॉर्टेंट करता है। तो घराना और व्यक्ति का संबंध देखेंगे। तबला वादक कौन है वो देख लेंगे, साथ ही साथ में बांसुरी वादक कौन है वो देख लेंगे, और भी अन्य चीज़ें हम यहाँ पे अपने देखने का काम करेंगे। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री ओवरऑल हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अगर अब हम चाहें तो यहाँ से ओवरऑल हम किन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, इतिहास को जानने और इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर एक चीज़ मैं आपसे बात करूँ इतिहास को जानने के लिए, तो सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक चीज़ हमें जानना है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। ठीक, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, ये चीज़ हम जान लें तो लगभग चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक, बट स्रोत जानने से पहले आप ये जानिए कि इतिहास को कितने भागों में हम देखते हैं। पहले तो आप इतिहास जान लीजिए और फिर यहीं पर इतिहास में हम सिर्फ जानने के स्रोत को आज कवर करेंगे। बाकी कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा रहा और किस टॉपिक को पहले स्टार्ट किया जाए, एंशिएंट को किया जाए या पहले मेडाइवल को किया जाए या आर्ट एंड कल्चर को किया जाए या मॉडर्न हिस्ट्री को किया जाए, किस टॉपिक को पहले स्टार्ट किया जाए, ये आप कमेंट करिएगा। उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है? तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा इतिहास की बात करूँ तो मेरे दोस्त, इतिहास हमें 3 टाइप में देखने को मिलता है। पहले इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राग इतिहास। ठीक, प्राग इतिहास। दूसरे को हम बोलते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास। और तीसरे को हम बोलते हैं ऐतिहासिक इतिहास। तीसरे को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक इतिहास। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ऐतिहासिक इतिहास बोलते हैं इसको। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा आपसे प्राक इतिहास की बात करें तो इसका टाइम होराइज़न क्या है, तो मेरे दोस्त इसका जो टाइम होराइज़न है, माना जाता है कि ये 25 लाख BC से लेकर के और ओवरऑल 3000 AC तक माना जाता है। ठीक है, सॉरी BC, AC नहीं आएगा, सॉरी BC।
ये लगभग 3000 BC तक माना जाता है। अगर मैं आद्य इतिहास की बात करूं तो आद्य इतिहास आपका 3000 से लेकर के और ये लगभग 600 BC तक माना जाता है। और अगर मैं ऐतिहासिक आधार की बात करूं जो हमारे यहाँ पर है तो ये 600 BC से लेकर के और आज तक या आरंभ तक माना जाता है। ठीक है, 300 से लेकर के कंटिन्यू। क्लियर? तो हमें इन 3 चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपसे प्राक इतिहास की बात करूं तो प्राक इतिहास में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है या प्राक इतिहास हम कहते किसे हैं? तो प्राक इतिहास हम उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्त? जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साथ ही में यहाँ पर लिखित साक्ष्य ना होने के कारण ये किस पे ओवरऑल डिपेंड करेगा? तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा पुरातात्विक पर। ठीक है, पुरातात्विक पर निर्भर करेगा ये। ठीक, और पुरातात्विक पर निर्भर कर रहा है तो हम किन चीज़ों को देखते हैं? तो मेरे दोस्त पूरा का पूरा जो हमारा पाषाण काल है ये कैसा है? ये इसी प्रकार का इतिहास है जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातत्वों पे निर्भर करता है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ आद्य इतिहास को लेकर के तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे लिखित है पर पढ़ने में असक्षम है हम। ठीक, पढ़ने में हम असक्षम हैं। और अगर पढ़ने में असक्षम है तो किस प्रकार को है? ये तो या तो वो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु, या फिर हमारी वैदिक है। क्लियर? तीसरा ऐतिहासिक है जहाँ पर हमें इतिहास लिखित व पुरातात्विक स्रोतों दोनों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। किसके मिलते हैं? हम लिखित भी पढ़ ले रहे हैं और पुरातात्विक दोनों। ठीक है, कैसे हैं? पढ़ने में सफल हैं हम, पढ़ने में सफल हैं। तो ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है? महाजनपद से। महाजनपद काल से। मैंने इतना आपको बता दिया है। ठीक, तो ओवरऑल अब इतिहास को आप 3 भागों में देखते हैं। शायद अभी तक आपके लिए ना पता रहा हो कि प्राक इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है और ऐतिहासिक इतिहास क्या है। पूरे इतिहास को हम इन 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राक इतिहास में हम पाषाण काल को देखते हैं, आद्य इतिहास में हम सिंधु और वैदिक को देखते हैं और ऐतिहासिक इतिहास में हम अपने महाजनपद काल से आगे की घटनाओं को देखते हैं जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम उन्हें पढ़ने में ओवरऑल सक्षम नहीं हुए हैं या अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी लिपि या उनकी भाव चित्रात्मक शैलियों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर है? सो ऐसा हमें देखने, जानने या समझने को मिलता है। क्लियर है? सो अभी तक इन चीज़ों को हमने देखा, जाना, अब समझा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। ठीक, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत, और मान के चलिए कि यहाँ से लगभग एक प्रश्न तो पक्का है कि आप करने में सक्षम होंगे। क्लियर है? अब मेरे दोस्त अगर मैं इतिहास को जानने के स्रोत की आपसे बात करूँ तो इतिहास हमें कैसे कैसे पता चलता है, ये बहुत बड़ा विषय रहा है। और ये अभी से नहीं,
हमेशा से ही बहुत बड़ा विषय रहा है कि हम किस प्रकार से अपने इतिहास को जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आज तक हम पढ़ते आए हैं, पर सच तो ये है कि हम जान नहीं पाए कि आज तक हमें इतिहास हमने देखा कैसे, जाना कैसे और समझा कैसे। तो ये चीज़ें हम यहाँ से देखकर समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो एक एक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने इतिहास को जानने समझने का काम करते हैं। पहला इतिहास को जानने के स्रोतों में जो हमारे पास पहला टूल्स है वो कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ किस पे बात करेंगे? फैक्ट पे बात करेंगे। एक है हमारा साहित्यिक और दूसरा है हमारा पुरातात्विक। और अगर ये साहित्यिक है मेरे दोस्त, तो साहित्यिक में हमें क्या क्या देखने को ओवरऑल मिलेगा? साहित्यिक में हमें दो मिलेगा, या तो वो कैसा होगा, या तो वो धार्मिक साहित्य होगा या वो गैर धार्मिक होगा, और तीसरा या तो हो सकता है कैसा हो, वो एक तरीके से विदेशी यात्रियों का विवरण हो, विदेशी विवरण। भाई यही तीन हो सकते हैं, और तो कोई साहित्यिक स्रोत नहीं हो सकता है मेरी समझ में, है ना। पुरातात्विक की अगर मैं बात करता हूँ तो पुरातात्विक में हमें क्या देखने को मिलता है? पुरातात्विक में हमको पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं, पाषाण उपकरण। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। देन हमें क्या मिलता है? जैसे आप कॉइन्स या सिक्के देखते हैं तो हमें सिक्के मिलेंगे देखने के लिए। इसी के साथ में हमें कुछ स्मारक देखने को मिलता है, जैसे मौर्य काल का भवन निर्माण है वो हमें किस चीज़ को बताता है। ठीक, इसी के साथ में हम और क्या देखते हैं? तो हमें मृदभांड या हम मिट्टी के बर्तन को देख करके भी चीज़ों को जानने या समझने का काम करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की जानकारी हमें मिलती है। फिर इसके बाद में कुछ हमको मुद्राएं मिल जाती हैं, मोहरें। मुद्रा से अच्छा है कि हम लोग मोहरें कर लें। हमें मोहरें देखने को मिलती हैं और अन्य चीज़ भी मिलती है, अन्य मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? तो ये कैसे हैं? ये स्रोत है। एक हमारा साहित्यिक स्रोत होगा और दूसरा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हद तक में भी कि वो कैसा होगा, वो होगा हमारा पुरातात्विक। अब अगर आप थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत को देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? साहित्यिक स्रोत में नंबर एक हमारा आता है धार्मिक। और अगर आप धार्मिक स्रोतों को देखेंगे तो धार्मिक में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? धार्मिक में हमें तीन को देखने को मिलेगा। पहला धार्मिक में क्या होगा? या तो वो ब्राह्मणीय साहित्य होगा या वैदिक साहित्य होगा। क्लियर? ब्राह्मणीय या वैदिक साहित्य होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा कैसा होगा? वो बौद्ध साहित्य होगा। बौद्ध साहित्य होगा। तीसरा जैन साहित्य होगा। और इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? एक मिल जाता है चौथा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और इसी में हमको एक क्या मिल जाता है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य धार्मिक में नहीं होगा, सॉरी, धर्मनिरपेक्ष धार्मिक में कैसे आएगा जी? धार्मिक में बस यही तीन आएंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष तो हमारा अलग से है। तो हम इनको किसको देखते हैं? ब्राह्मण को देखते हैं, बौद्ध को देखते हैं और
जैनियों को देखते हैं। इन तीनों को हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। इसके बाद में मेरे दोस्त, जब आप ब्राह्मण में आते हैं तो ब्राह्मणों में भी आपको अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वैदिक। अगर मैं वैदिक की बात करूँ तो वैदिक में क्या मिलेगा, वैदिक में आपको मिलते हैं 4 वेद, इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे हमें जानकारी मिलती है। देन आरण्यक, आरण्यक से जानकारी मिलती है। इसी के साथ में उपनिषद, उपनिषद ये कैसे हैं, वैदिक। और इसी के साथ में अगर मैं वैदिक के बजाय उत्तर वैदिक की बात करूं, उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक में आपको क्या मिलेगा, वेदांग। और ये आपको याद करना है कि कौन कौन से वेदांग हैं, प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। पुराण, आपको पता होगा कि सबसे पुराना पुराणों की संख्या कितनी है। मत्स्य पुराण में क्या वर्णन किया गया है, विष्णु पुराण में क्या वर्णन किया गया है, ये सारे पुराणों में क्या क्या वर्णन किया गया है ये। फिर आता है हमारा महाकाव्य, और महाकाव्य के बाद में हमारे अन्य चीज़ें भी आती हैं। तो ये क्या है, उत्तर वैदिक साहित्य के तौर पर हमें देखने को मिलता है। अब वहीं पे अगर आप थोड़ा सा बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो बौद्ध साहित्यों में हमें सामान्यतः 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या, बौद्ध साहित्य में देखिए बौद्ध साहित्य 2 भागों में बटा है। पहला बौद्ध साहित्य बटा है एक तो हीनयान में, ठीक, दूसरा बटा हुआ है महायान में। अगर हीनयान में बटा हुआ है तो कुछ हीनयानी रचनाएं होंगी, वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो हीनयानी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। हीनयान में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आप त्रिपिटक देखते हैं, त्रिपिटक ये कैसी रचनाएं हैं, ये आपका हीनयानी रचना है। विनय पिटक में, त्रिपिटक में क्या आता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, पिटक और अभिधम्म पिटक। वहीं पे अगर मैं महायान की बात करूँ तो महायान में क्या आएगा, ये मुख्यतः किस भाषा में लिखा हुआ है, तो जनरली ये संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। ठीक, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये मेरे दोस्त सामान्यतः आपको संस्कृत भाषा मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि इनमें से हीनयानियों में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो तीनों जो पिटक हैं, बौद्ध पिटक, धम्म पिटक, बौद्ध में 3 पिटकों में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। एक मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, या मैं यूँ कह दूँ माध्यमिका या योगाचार, ये सारी रचनाएं किस में है, संस्कृत में है। तो यहाँ पे हमें मुख्यतः संस्कृत में देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, माध्यमिका, 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 और योगाचार। साथ ही में आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपको नागार्जुन देखने को मिलेगा, असंग मिलेंगे, वसुबंधु, अश्वघोष, इन सब की रचनाएं आपको हीनयानी रचनाओं के तहत देखने को मिलेगा। इसी तरीके से धर्म, बौद्ध में भी ये सब कैसे हैं, तो ये धार्मिक हैं। हीनयान और महायान ये दोनों कैसे थे, ये धार्मिक थे। अब बौद्धों में भी एक कैसा है, वो गैर धार्मिक है। बौद्ध में भी एक है, वो है गैर धार्मिक। और गैर धार्मिक में कौन कौन सा आएगा, तो वो लिखा हुआ है पाली भाषा में। और पाली भाषा में जो लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, पाली भाषा। पाली भाषा में जो लिखा हुआ है वो कौन सा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप जानते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलिंद पन्हो। एक आता है दीपवंश और महावंश, महावंश, और एक है हमारा दीपवंश। ठीक, दीपवंश और महावंश, इनको मिला करके हम लोग सिंघली स्त्रोत बोलते हैं। सिंघली स्त्रोत बोलते हैं।
तो ये हमने दो चीज़ देख लिया, एक तो हमने वैदिक देखा और दूसरा हमने क्या देख लिया, बौद्ध को देख लिया। अब हमारा एक बचता है जैन, और जैनियों में मैं बोल दे रहा हूँ, जैनियों में जैसे हम देखते हैं ना कि श्वेतांबर है, उन्हीं में हमें साहित्य, श्वेतांबरों में साहित्य देखने को मिला है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 वेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, इन चीज़ों को हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ धार्मिक से हट करके, तो अब कौन सा आता है, धर्म से इतर या धर्मनिरपेक्ष रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो धर्मनिरपेक्ष कौन कौन सी हैं, धर्म, ये हमारे लिए अब यहाँ से देखने को मिलेगा कि वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन सी है। ठीक, जैसे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। वहीं पे अगर आप काव्यों में देखेंगे तो कालिदास, ठीक है, कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं आपको मिलेंगी, तो मेघदूत है, कुमार संभवम है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में भर्तृहरि का त्रिशतक आपको मिल जाएगा, अश्वघोष का बुद्ध चरित या सौंदर्यानंद देखने को मिलेगा, भारवी का किरातार्जुनीयम देखने को मिलेगा। वहीं नाटक में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मिल जाएगा, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, और साथ ही में शूद्रक का मृच्छकटिकम देखने को मिलेगा। ये सब कैसी रचनाएं हैं, दो धर्मनिरपेक्ष रचनाएं हैं। और गद्य साहित्य में दांडी का 10 कुमार चरित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र और विल्हण का हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं। जब हम विदेशी में आते हैं तो विदेशों में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, विदेशी विवरण में, तो विदेशी विवरणों में नंबर 1 जो आता है वो आता है ग्रीक। कौन आते हैं, ग्रीक आते हैं। ग्रीक के जस्ट बाद में कौन आता है, फिर आते हैं लैटिन, और लैटिन के बाद कौन आते हैं, तो लैटिन के बाद आते हैं चीनी, यानी चीन वाले। उसके बाद में एक आता है व्यक्ति है, उसका नाम था, एक व्यक्ति का स्थल है, वो है तिब्बत या तिब्बती। ठीक, और एक अन्य में हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ग्रीक की बात करूं तो ग्रीक में कौन कौन से लोग आते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रीक में हेरोडोटस, हेरोडोटस, ये ग्रीक वाला भैया है। साथ ही में मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, और आपको एरियन, इनकी रचनाएं भी आपको पढ़ना है, और इनकी रचनाएं मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको बताता चलूँगा। एरियन और एक है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, क्लियर, स्ट्रैबो। और कौन मिल जाता है, एक हमें मिल जाता है, आपने सुना होगा, डायोडोरस, ठीक है, आपने शायद सुना, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, जस्टिन, जस्टिन। और कौन हमें देखने को मिलता है, टॉलमी, टॉलमी, और एक आपको पेरीप्लस मिलेगा, पेरीप्लस मिलेगा। ये सब कैसे हैं मेरे दोस्त, ये तो ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब हैं ग्रीक से। क्लियर। अब इसी के साथ में अगर मैं आपसे थोड़ा सा लैटिन की बात करूं तो लैटिन में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, लैटिन में आपको मिल जाता है प्लिनी। प्लिनी कहाँ से है, ये लैटिन से है, ये देखने को मिलेगा। अब वहीं पे अगर मैं चीनी की बात करूं तो चीनी में हमें कौन मिलता है, चीनी में हमें एक मिलता है फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया है, कमेंट करिएगा। तो एक फाहियान मिलेगा। नंबर 2 पे हमको कौन मिलता है, तो नंबर 2 पे मेरे दोस्त हमें ह्वेनसॉन्ग मिलता है। इसके द्वारा भी जो विवरण है उससे भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। और एक कौन आता है, एक आता है इत्तिसिंग। इन सबकी रचनाएं हमारे लिए अच्छी वर्णित हैं, इम्पॉर्टेंट है। और तिब्बत का एक व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है तारानाथ। क्लियर। तो ये चीज़ें हमने किस में देख लिया है, ये धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में हमने देखा, जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है।
अब एक हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि गैर धार्मिक में क्या या पुरातात्विक में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो गैर धार्मिक भी हम लोगों ने देख लिया, विदेशी विवरण भी हमने देख लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं किसको लेकर के पुरातात्विक में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। ठीक है, पुरातात्विक। ठीक, पुरातात्विकों में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे दोस्त हमने क्या देखा है पुरातात्विक में। पहले तो हमें पाषाण के उपकरण मिलते हैं। पाषाण उपकरण। देन हमको क्या मिलता है, देन हमको मिलते हैं अभिलेख। ठीक, अभिलेख के बाद में फिर हमें क्या मिलते हैं, अभिलेख के बाद में हमें मिलते हैं सिक्के या क्वाइन। हमें मिलेंगे सिक्के। फिर हमको क्या मिलेगा, स्मारक या भवन। स्मारक या भवन, एक तरीके से स्मारक में ही हम देखने का काम करते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमको मिलता है मृद भांड। मृद भांड देखने को मिलेगा, मिट्टी के बर्तन। और फिर हमें क्या मिलती हैं, मोहरें। ठीक, तो ये चीज़ें कैसी हैं, पुरातात्विक है। अब अगर हम थोड़ा सा मेरे दोस्त गौर करें किन चीज़ों पे, किसको किसको लेकर के, तो जैसे मान लीजिए हम देख रहे थे पाषाण में, तो पाषाण में हमें क्या मिल जाता है, पाषाणों में हमें कहीं कहीं कुल्हाड़ी मिलता है, हैंड एक्स मिलता है। ठीक, चॉपर देखने को मिलता है। चॉपिंग देखने को मिलता है। पेबुल देखने को मिलता है और हमें ETC देखने को मिलता है। ठीक, तो ये कैसे उपकरण हैं, पाषाणकालीन उपकरण हैं और इन उपकरणों से ही हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर मैं अभिलेख की बात करूं तो मेरे दोस्त अभिलेख 2 स्तरों पे जारी किया जाता था। एक जो प्रशस्ति होता था, प्रशस्ति। ठीक है, एक जो प्रशस्ति वाला है वो, और एक दो सामान्यतः दानात्मक होता है। ये 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 2 कैसा था, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये राजकीय हैं। ठीक, जो अभिलेख जारी हुए थे ये राजकीय अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेखों में राजकीय अभिलेख, और राजकीय अभिलेख प्रशस्ति के तौर पर या दानात्मक तौर पर। और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो राजकीय नहीं होते थे, जनपदीय होते थे, वो हम देखने का काम करेंगे। उसके बाद में जब हम सिक्कों को देखते हैं मेरे दोस्त, तो सिक्के हम यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे करके। सिक्कों में हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो सिक्कों में हमें ग्रीक और रोमन सोने के सिक्के पहली बार जब आए, ये हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा में हमें आहत मुद्राएं मिलती हैं, तो आहत मुद्राओं से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक हमें देखने को भी मिल जाता है, इंडो ग्रीक। और फिर इसी के साथ में हमें गुप्तकालीन मुद्राएं, गुप्तकालीन मुद्राएं, ये ओवरऑल इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जब मेरे दोस्त हम स्मारक की बात करते हैं, तो स्मारक में ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ आता है और वो है भवन। जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित भवन था, वो माना जाता था कि ये मानव निर्मित नहीं, किसी दैव के द्वारा निर्मित या देवताओं के द्वारा निर्मित है, बहुत बृहद स्तर पे था। स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ के साथ में गुफाएं,
जैसे आप देखेंगे अशोक ने कई गुफाओं का निर्माण करवाया था, जैसे कर्ण चौपर था, सुदामा था, विश्व झोपड़ी था, ये सब के सब बराबर की पहाड़ियों पे इसने करवाया था ओवरऑल। तो गुफाएं, और इसी के साथ में आता है मेरे दोस्त दैट इज़ द मंदिर। इस सब के सब कैसे हैं, स्मारक हैं। और मृद भांडों में अगर मैं आपसे बात करूं तो मृद भांड में लाल मृद भांड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाल मृद भांड। इसी के साथ में एक हमें आदमी को देखने को मिलता है काले लाल, ठीक। फिर क्या मिलेगा, चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। साथ ही में उत्तरी काले पॉलिशदार, उत्तरी काले पॉलिशदार। तो इन चीज़ों से हमें कैसे जानकारी मिलती है मेरे दोस्त, हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिल जाती है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे बात करूं अभी तक, तो हम लोगों ने अपने इतिहास को किन भागों में हमने बांटा था। आदि ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने देखने की कोशिश की है। सो ओवरऑल हमने आपको इतिहास एंशिएंट और मेडाइवल बताने की कोशिश किया था। इतिहास को किन भागों में बांट के पढ़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और साथ ही में इतिहास को जानने के स्रोत वो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को टच नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री चाहते हैं पहले, या कौन सी हिस्ट्री आप पहले चाहते हैं। अगर आपको लगता है सर एंशिएंट से ही स्टार्ट किया जाए तो कमेंट बॉक्स में एंशिएंट, हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे। और लगता है कि मॉडर्न, तो हम पहले मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। बट माई पर्सनल ओपिनियन कि हम पहले मॉडर्न से स्टार्ट करें, क्योंकि मॉडर्न को कवर करना, तैयार करना इन कंपेरिजन आसान है, और मॉडर्न छोटा सिलेबस है। हम कम दिनों में, कम समय में मॉडर्न को कवर कर सकते हैं। लेकिन एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर बहुत ब्रॉड स्तर पे हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में करिएगा कि जैसे हमने आज की क्लास थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखा, तो क्या आप डेप्थ में क्लास चाहते हैं या आप वन लाइनर फैक्ट क्लास चाहते हैं, इस बात का भी कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें एक चीज़ पता चल पाता है कि आप क्या चीज़ चाहते हैं, वो हम आपको डिलीवर कर पाएँ। इसीलिए ज़रूरी ये होता है मार्केट में जैसे डिमांड हो, सप्लाई भी अमूमन वैसा ही होना चाहिए। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।